नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। शादी करके घर बसाना युवक को पड़ा भारी। 3 महीने में ही नवविवाहित दुल्हन ने दूल्हा को दिया धोखा। थाना बाजार खाला क्षेत्र निवासी मोहम्मद इस्लाम की शादी के 3 महीने में ही नवविवाहिता दुल्हन छोड़ के निकल गई इस्लाम को। परिजनों द्वारा बताया गया कि इस्लाम की शादी के 3 महीने बाद ही घर से सामान और जेवर लेकर निकल गई थी इस्लाम की बीवी। वहीं घर से निकलने के बाद ही इस्लाम के घर वालों से पैसों की डिमांड कर पैसा मांग रही थी। इस्लाम के बार बार समझाने पर भी नहीं समझी इस्लाम की नवविवाहिता दुल्हन जुलेखा। वहीं पैसे की डिमांड न पूरी होने पर जुलेखा ने इस्लाम और अपने परिवार पर कर दिया मुकदमा, जिसके बाद से इस्लाम और इस्लाम के घर वाले इसकी स्थिति बिगड़ने लगी। लगातार पुलिस इस्लाम के घर वालों और इस्लाम को तलाश करने लगी। इस मुकदमे के बाद इस्लाम फिजिकल हालात लगातार बिगड़ना शुरू हो गया और एक दिन हार्ट अटैक से इस्लाम की मौत हो गई। मामला इस्लाम की मौत के बाद ही नहीं थमा। जुलेखा इस्लाम की मौत के बाद घर वालों पर प्रेशर बनाने लगी और लगातार बढ़ते प्रेशर के इस्लाम की मां के भी हार्ट अटैक हुआ। इस्लाम की मां के हार्ट अटैक के बाद भी उस महिला ने अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया और घर वालों को बर्बाद करने में पागलपन और में डूबती चली गई। लगातार पुलिस का प्रेशर झेल रही इस्लाम की मां की भी 2022 में मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस महिला के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। वो कहा जाता है कि गलती कोई करता है, सजा कोई और पाता है। कुछ इस्लाम के मामले में ऐसा देखने को मिल रहा। गलत कोई था, सजा इस्लाम और उसके परिवार को मिल रही है। क्या नाम है आपका? अंजुम नाम है मेरा। क्या हुआ? माँ का इंतकाल हो गया है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी भावज है। उसने इतना परेशान किया था, मेरे भाई को अटैक पड़ गया, वो ख़त्म हो गया। मेरी माँ को इतना परेशान किया, आज वो ख़त्म हो गई। ये सबको परेशान कर रही, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि सारे सबूत हम लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह से अगर सरकार चलेगी तो हम लोग एक मर के चले जाएंगे, एक एक करके सब। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या हुआ है? हुआ ये है कि मेरे भाई की शादी 2012 में हुई थी। 12 के बाद जो है उन्हें मेरी भाभी 3 महीने रही, जेवर और पैसा लेके चली गई। उसके बाद हम लोगों ने झूठे मुकदमे लिखवा दिए। कई सालों तक मुकदमा चलता रहा। मेरा भाई भी समझिए उस चक्कर में ख़त्म एक्सपायर हो गया। अभी जो है बीच में हम लोगों को फर्जी मुकदमा 2019 में लिखवा दिया। छेड़खानी का लिखवाया उन्होंने और जो चेन इंडस्ट्री का लिखा दिया, जान से मारने की धमकी, फर्जी का मुकदमा है। बलरामपुर का दिखाया उन्होंने। महिला थाने में मैंने बात भी करी, मैंने कहा मैं वहाँ पे था भी नहीं, फर्जी ये मुकदमा, लेकिन फर्जी हम दोनों के भाइयों को मुकदमा लिखवा दिया गया। हमको जो है 5 महीने फरारी काटना पड़ गई, हमारा वारंट करवा दिया गया। मेरी माँ उसी चक्कर में बीमार हो गई। किस चीज़ को लेकर मुकदमा लिखवाया गया? मुकदमा वो हमसे पैसा मांग रही 8 लाख रुपए। काहे का? कहेंगे जो अगर 8 लाख रुपए दोगे तभी सारे मुकदमे वापस करेंगे, वरना जो है तुम लोग को परेशान करते रहेंगे और जीवन भर तुम लोग को झूठे मुकदमों फंसवाते रहेंगे। और अभी हमारी अम्मी का जो है, अम्मी ने 156 दिन का मुकदमा लिखवाया था। उसमें उनको डराया धमकाया कि अभी तुम्हारा एक लड़का जो है जेल में बंद है, आगे देखो क्या क्या होगा। उसके बाद वो मुकदमा और जो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो जो है वहाँ जा नहीं पाई, तो जो है 156 दिन वाला जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है हमारी अम्मी पे 3000 रुपये मुकदमे जो है खर्चा बनवा दिया फर्जी का। ये बताइए अगर अगला कोई बीमार है तो 3000 रुपये महीना कहाँ से ला के देगा, ये हमको बताइए। कोर्ट के अंदर जो है एक बाबू हैं अफजल बाबू, उनकी पैरवी कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर जाते हैं, सारी पैरवी करा रहे हैं, सब सारा सिस्टम बैठा लें। और जो है सिटी पे कुछ लोग हैं और पाटे नाले कुछ लोग उनके साथ जो मिले हुए हैं,
हमारे घर के अंदर 25 पुलिस वाले घुस के आते, मेरी माँ से जबरन मोबाइल छीनते हैं। इससे पहले मोबाइल ये चल चुका है न्यूज़ पे, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, ना उन पर कोई मुकदमा लिखवा रही है। और हमारे परिवार पे सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। प्यासे पड़े रहे दोनों। कड़ाके की ठंड में लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशान गरीब निराश्रित लोग हो चुके हैं। शासन द्वारा इस ठंड को देखते हुए हर तहसील से कंबल व अलाव जलाने के निर्देश आए हैं। कंबल और अलाव नहीं मिलने से इस ठंड में गरीब निराश्रित ठिठुर रहे हैं। हम आप बात कर रहे हैं सिकंदरपुर तहसील की, जहां के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि संजय जायसवाल ने जिला प्रशासन की लापरवाही पर आवाज उठाते हुए कहा कि इस कड़ाके की ठंड में सिकंदरपुर क्षेत्र में कहीं भी अलाव नहीं जल रहा है और न ही कंबल बांट रहे हैं। गरीबों निराश्रित लोग पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं। इनका कहना है कि शासन द्वारा सिकंदरपुर तहसील में कंबल भी आए, लेकिन एसडीएम द्वारा अभी तक वितरण नहीं किए गए हैं। जिला प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही है। संजय जायसवाल पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर गरीब निराश्रित लोगों के लिए अलाव और कंबल वितरण नहीं हुआ तो मैं इसकी शिकायत ऊपर तक करूंगा। आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री संजय जायसवाल। आज चुनाव का समय है, चुनाव का कार्यकाल खत्म भी हो गया है, अधिशासी अधिकारी चार्ज पर हैं और कहीं अलाव की व्यवस्था पूरे सिकंदरपुर में कहीं जल नहीं रहा है। जनता जो है अपने लकड़ी खरीद कर जला रही है। हम भी 4-5 जगह जो है कंबल गरीबों में बांटने का काम नहीं किया है और आज तक कहीं एक जगह भी कहीं अलाव नहीं है, कहीं क्या कहते हैं कंबल नहीं है। तहसील में भी कंबल आया है एसडीएम महोदय की तरफ से, अभी आज तक गरीबों का कंबल बांटा नहीं। ठंड तो इतना है कि गलन टाइप का महसूस हो रहा है और 5 बजे ही लोग अपने घर पहुंच जा रहे हैं। गरीब तबके के लोग हैं जो कि कंबल अगर मिल जाता, अलाव की व्यवस्था हो जाता नगर पंचायत या तहसील स्तर से, तो लोग अधिक दिन तक अपना जीवन पालन करते और अच्छे से रहते। हाँ, प्रशासन की बहुत लापरवाही है, अधिशासी अधिकारी की भी लापरवाही है। आदर्श नगर पंचायत के प्रतिनिधि के नाते हम भी 5 साल कार्यकाल में रहे हैं। माता जी चेयरमैन रही। मैंने 5 साल हर ठंडे में हमने कंबल वितरण का काम किया। हम प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर उनको अगर कंबल और वितरण नहीं होता है तहसील में और नगर में, तो मैं एसडीएम को, उप जिलाधिकारी महोदय को अलाव के मसले पर और इस मसले पर हम उनको ज्ञापन देकर अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्रा यानी कि जन जन की आवाज कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्रा जी की याद में 22 जनवरी को पुण्यतिथि है। उन्हीं की याद में बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा शिक्षा निकेतन विद्यालय परिवार द्वारा 22 जनवरी से 26 जनवरी तक एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेल प्रतिभा स्वरूप रुद्राभिषेक, हवन पूजा सहित कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें कृष्णा शिक्षा निकेतन विद्यालय के बच्चों सहित क्षेत्र के अन्य विद्यालय के बच्चे प्रतिभा करेंगे। प्रतिभा में बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी को झंडारोहण कर कार्यक्रम की समाप्ति होगी। कृष्णा शिक्षा निकेतन विद्यालय परिवार का कहना है कि जनेश्वर मिश्रा व्यक्तित्व के धनी आदमी है। उन्हीं की याद में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे उनकी याद को ताजा किया जा सके और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दी जा सके। रविकांत उपाध्याय, प्रबंधक, कृष्णा शिक्षा निकेतन नरही बलिया। 22 जनवरी को श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि है और हम लोग जनेश्वर जी को मानने वाले लोग हैं। जनेश्वर जी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग एक प्रतिभा सम्मान परीक्षा कराते आ रहे हैं। प्रतिभा सम्मान परीक्षा में हमारे विद्यालय से लेके क्षेत्र के तमाम विद्यालय, लगभग सैकड़ों विद्यालय के छात्र प्रतिभाग करते हैं। इस प्रतिभा परीक्षा में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं, उनको इनाम स्वरूप जो है लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल और 10-10 सांत्वना पुरस्कार के रूप में विद्यालय परिवार देता है।
22 जनवरी से 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम होगा। जैसा का विद्यालय का प्रॉस्पेक्टस तैयार है, इसमें विदित है कि 22 जनवरी को प्रतिभा सम्मान परीक्षा 10 बजे से 11 बजे तक होगी। उसके बाद वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होगी, जिसमें दौड़ है, कूद है, भाला प्रक्षेपण है, गोला है, डिस्कस है और तमाम तरह के खेल हैं। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बालिकाओं के लिए खो खो है, बैडमिंटन है, तमाम तरह के खेल हैं। 23 तारीख को विद्यालय परिवार के छात्र और छात्राएं, साथ में गुरुजन वृंद, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। उस दिन रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर खेल प्रतियोगिता 12 बजे से शुरू होगी और तदुपरांत 3 बजे खेल प्रतियोगिता का समापन होगा और उसी दिन पुरस्कार वितरण हो जाएगा। 24 तारीख को विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन प्रतियोगिता है। तदुपरांत 2 बजे से रामचरितमानस का पाठ होगा और रामचरितमानस का संपुट पाठ होगा, जिसे छात्र और छात्राएं उसका गायन करेंगे और उसको भी हम प्रतियोगिता के रूप में संचालित करेंगे। और 26 जनवरी को हमारा कार्यक्रम अंतिम रूप में रहेगा। 26 जनवरी को झंडारोहण, तदुपरांत प्रभात फेरी। सर, बात की जाए, आप 22 से 26 जनवरी तक एक कार्यक्रम अपने विद्यालय में कर रहे हैं जनेश्वर मिश्र जी के याद में, और कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे और क्या सीख मिली उनसे आपको? जनेश्वर जी असाधारण व्यक्ति थे। जनेश्वर जी अनोखे थे, दुर्लभ थे। जनेश्वर जी जैसा होना संभव नहीं है। जनेश्वर जी गरीब से गरीब का ख्याल करते थे, गरीब की फिक्र करने वाले नेता थे और वो एक राजनेता ही नहीं थे, वो जन जन के ईश्वर थे, इसीलिए उनका नाम जनेश्वर था। खबर बलिया के यूपी बिहार बॉर्डर के बैरिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी चांदियर से है, जो हमेशा तस्करी के लिए बदनाम रहा है। इस सीमावर्ती बॉर्डर पर शराब माफियाओं व बालू तस्करों में इस समय जबरदस्त हड़कंप मच गया, जब कड़ाके की ठंड में मध्य रात्रि 12 बजे चौकी पुलिस अपने दर्जनों हमराहियों के साथ NH 31 हाईवे पर चेकिंग करते दिखी। आपको बताते चले कि कड़ाके की ठंड में पुलिस की इस तरह से सड़कों पर मुस्तैदी को देखकर जहां एक तरफ गलत धंधे में लिप्त अपराधियों से अफरा तफरी की स्थिति बनी रही, तो वहीं दूसरी तरफ एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने वाले व्यापारियों व आम राहगीरों में सुरक्षा के दृष्टिगत राहत भी देखा गया। आइए सुनाते हैं राहगीर की जुबानी। लाल दिया क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। कहाँ जा रहे हो? ये मोतिहारी जिला जा रहे हैं। अच्छा, क्या लादे हो? 6 में लदे हैं। अच्छा, ये कौन सा रोड है? बलिया बैरिया चलता है। NH है ना? हाँ। अच्छा, तो रात में इतना रात के 12 बजने वाले हैं, पुलिस रोड पे है? जी सर, है यार, हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हो तुम? सब बढ़िया है सर, रोड पर आदमी रहते हैं, बहुत बढ़िया है सर। प्रशासन रहना चाहिए, आदमी रहना चाहिए, बढ़िया है। 24 घंटा आदमी रहता है, सहयोग है ना पुलिस का? जी सर, जी सर। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चंडीगढ़ निर्मित अवैध शराब की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ा। अंतर्राज्यीय 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत। खड्डा थाना क्षेत्र के यूपी बिहार बॉर्डर सालिकपुर के पास खड्डा थाने पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। सर, ये जो शराब पकड़ी है, कैसी शराब था? बीती रात खड्डा पुलिस टीम द्वारा सालिकपुर क्षेत्र में एक ट्रक पकड़ी गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से तकरीबन 7-8 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और जिनके खिलाफ जो है मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेला शुभारंभ में शामिल नहीं हुए जूना अखाड़े के संत, काटा अलग फीता। मेला श्री रामनगरिया की बदली व्यवस्थाएं नाखुश जूना अखाड़े के संतों ने शुभारंभ में शामिल न होकर अपने अलग से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। संत अधिकारियों की अनदेखी से खफा है। दरअसल शुक्रवार को शाम को जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने मेला रामनगरिया व विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया, वहीं दूसरी तरफ जूना अखाड़े के संत व संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज ने अपने बड़ी संख्या में संत लेकर 6 नंबर सीढ़ी पर अपने गेट पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया।
और सरकारी मेला शुभारंभ का बहिष्कार कर दिया। मामले पर महंत सत्यगिरी महाराज ने कहा कि जिला प्रशासन को जूना अखाड़े की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो पेंट शर्ट वाले ही संत हैं, उनकी ही व्यवस्था की जाती है। सत्यगिरी महाराज ने कहा कि बीते दिन जिलाधिकारी आए थे, वह एक संत के यहाँ आकर आलू खाकर लौट गए। उन्होंने हम लोगों के हाल तक नहीं लिया, इसलिए प्रशासन से मेला शुभारंभ का बहिष्कार किया और अपना खुद का फीता काटकर शुभारंभ जूना अखाड़े और अन्य संत समाज ने किया है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि संतों द्वारा दूसरी जगह फीता काटने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। मामले के संबंध में संतों से वार्ता की जाएगी। सभी संतों का सम्मान जिला प्रशासन कर रहा है। आज प्रशासन द्वारा रामनगरिया का उद्घाटन किया गया, आज से रामनगरिया शुरू हुई है। आप लोग हर साल शामिल होते हैं, आज आपने अलग क्यों फीता काटा है? अलग फीता इसलिए काटा है क्योंकि प्रशासन की अब हमारी ज़रूरत ही कहाँ है, क्योंकि जूना अखाड़े के संत ही कहाँ हैं। यहाँ तो बस पैंट शर्ट वाले ही संत हैं, उन्हीं की व्यवस्था वो करते हैं। अखाड़े की क्या व्यवस्था करते हैं? अखाड़े से न मतलब रखते हैं। अभी हमने देखा है कि कल आए थे जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने बच्चा स्वामी यहाँ तक गए थे, वहाँ से आलू खा के तुरंत चले गए। मेला का राउंड लेके वो आए, उन्होंने पूछा आज 15 दिन हो गए जूना अखाड़े के लिए यहाँ। आपने प्रशासन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है? इसलिए प्रशासन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, मैंने अपना उद्घाटन स्वयं किया है। कितने लोग लगभग साधु संत उपस्थित रहे आपके साथ? 100-150। नाम है आपका? हमारा नागा बाबा सागरपुरी उर्फ पागल बाबा। आप आज रामनगरिया का उद्घाटन है, सभी अधिकारी और सभी साधु संत पहुँचे हैं, आप लोग क्यों नहीं पहुँचे हैं? हमारे यहाँ कोई अधिकारी हम लोगों को जानता है? कोई भी अधिकारी आया है जो कल के महात्मा लोग आए, वे संत बन रहे हैं, उनके पास जाते हैं। हमारे जूना अखाड़े को अधिकारी लोग जानते ही नहीं, तो हम उनके बीच क्या रामनगरिया को उद्घाटन करने जाए? हम तो मेरे देखिए चिराग तैयार कर रहा हूँ और अभी जाऊँगा गंगा मैया का उद्घाटन करूँगा। हमारे जितने संत हैं सभी लोग जाके अभी 6 नंबर सीढ़ी पर अपने घाट के सामने गंगा मैया का उद्घाटन करेंगे। आपने मतलब बहिष्कार किया है उद्घाटन का? और संपूर्ण समाधान दिवस में सदर तहसील बनी अखाड़ा जमकर हुआ बवाल। लेखपाल के घूस मांगने की शिकायत करने जा रही है विधवा को रोकने पर भड़के वकील। लेखपाल से हुई तीखी झड़प। ग्राम शमशेर नगर निवासी विधवा रोली देवी 6 महीने से विरासत नाम कराने को लेकर अधिकारियों को लगा रही थी चक्कर। पीड़ित का आरोप क्षेत्रीय लेखपाल हिमांशु गुप्ता ने विरासत के दर्ज कराने को लेकर मांगी थी 50,000 की घूस। क्षेत्रीय लेखपाल ने कहा कि तुम विधवा हो तो 40,000 दे दो या आधा बीघा खेत मेरे नाम कर दो, दर्ज कर दूंगा तुम्हारी विरासत। पीड़िता का आरोप, लेखपाल की शिकायत जब तहसीलदार सदर से की तो उन्होंने उससे ही कही अपमानजनक बातें। पीड़िता का आरोप, मामला निस्तारित करने के बजाय तहसीलदार सदर ने मामला न्यायालय में डाल दिया। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि घूस मांगने के संबंध में कराई जाएगी जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। विवादित विरासत निस्तारण में कुछ तथ्यों की है आवश्यकता, इसी कारण सदर तहसीलदार न्यायालय में है मामला। समाधान में कितने प्रार्थना पत्र आए, मौके पर कितने का डिस्पोजल हुआ? आज संपूर्ण समाधान में कुल जो है 125 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें से 2 का निस्तारण किया गया है मौके पर, और साथ में जो है राजस्व विभाग के 61, चकबंदी के 1, विकास के 16, पुलिस विभाग के 16 और अन्य जो है 25 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। और सभी विभाग के अधिकारी हैं जिनको निर्देशित कर दिया गया है कि इनका समय गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करके आगे। कुछ पेंडेंसी है? नहीं, पिछले जो है हमारी कोई पेंडेंसी नहीं है, और उसको चूँकि हम लोग जो है महीने के अंत में जो है जितना भी डिस्पोजल रहता है वो सभी खत्म कर दिए जाते हैं। सर, एक सवाल रहेगा कि अभी कुछ झड़प भी हो गई थी एक लेखपाल और वकील के बीच में, क्या मामला था? देखिए, जो है जो वकील साहब और लेखपाल के बीच में जो बातें कही हुई है, कहा सुनी हुई है, उसमें ये है कि जो है वकील साहब का ये कहना था कि एक महिला की विरासत नहीं की जा रही है, जब उसमें जो है लेखपाल के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, जबकि जो है ये बिल्कुल गलत है। जो है वो तहसीलदार के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और उस महिला की जो है पति की डेथ हुई है और विरासत विवादित होने के कारण जो है वो तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है। उसका कहना था कि नाम से होनी है। हाँ, महिला के नाम होनी है, बट ये है जो है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी उसमें कुछ साक्ष्य की जरूरत है और वो जो है डे बाई डे सुनवाई करके उसका निस्तारण करें। सर का आरोप है कि हमारी पर्सनल लाइफ पे का मतलब टिप्पणी की गई है कि बच्चा आपका नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। और ये बेसिकली जो है जो विरासत का है,
होता है, जो विवादित होते हैं, उसमें साक्ष्य सबूत की आवश्यकता होती है जो है। सर एक सवाल रहेगा कि महिला का कहना था कि वो कई महीनों से चक्कर लगा रही है, तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है, ये बताया गया कि हाल में हुआ है। इससे पहले उसने कहा कि लेखपाल ने 50 हजार रुपये मांगे, कहा आप विधवा हैं तो 40 दे दीजिए, आधा विवाह खेत दे दीजिए। क्या इस प्रकरण की जाँच कराई जाएगी? नहीं, बिल्कुल इस प्रकरण की जाँच कराई जाएगी। देखिए, जब कोई वरासत विवादित होती है तभी जो है वो तहसीलदार कोर्ट में जाती है, नहीं तो वो आरआई और लेखपाल के लेवल से उसका जो है वरासत दर्ज कर दी जाती है। तो चूंकि ये विवादित मामला है और अगर जो भी कोई आरोप लगाया गया उस पर जांच करा के कार्रवाई। नाम है आपका? योगेश चंद्र दीक्षित एडवोकेट। सर क्या मामला हुआ इन महिला के साथ में? इनका मामला ये है, लेखपाल इनकी विरासत नहीं कर रहा है, ये 6 महीने से दौड़ रही है तहसील में। 50,000 रुपये की मांग की, लेखपाल ने बोला कि तुम विधवा हो, तुम 40,000 दे दो, तुम्हारे नाम विरासत कर दी जाएगी। सर कितना टाइम हो गया दौड़ते दौड़ते? इसको 4-5 महीने दौड़ रही है। 2 बार तहसील दिवस में आवेदन किए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। कल मैडम से मिली थी, मैडम ने इनको बहुत जलील करके तहसीलदार महोदय ने भगा दिया। क्या बोला मैडम ने? मैडम तो वो ये बयान उस महिला से पूछे जाए जो पीड़ित है। अच्छा, नहीं आज आप लोग अधिवक्ता लोग जो हम इसलिए आए हैं कि इस महिला को न्याय मिले, इसको हक मिले। तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने अभी तक तो कोई आश्वासन मिल रहा है। अब देखते हैं क्या कहते हैं लेखपाल, क्या कहते हैं अधिकारी लोग, उसके इंतजार में बैठे हैं। पैसे लेने के बाद ही काम होगा? हाँ, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। कौन है लेखपाल? हिमांशु गुप्ता। पांचाल घाट गंगा तट पर लगे माघ मेला श्री राम नगरिया के उद्घाटन कार्यक्रम में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, फर्रुखाबाद सदर से भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्ता द्विवेदी, भोजपुर से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, अमृतपुर के भाजपा विधायक सुशील फाक्य व कायमगंज से अपना दल डॉक्टर सुरभि के साथ ही सीडीओ एम अनूर मोली, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने फीता काटकर मेला राम नगरिया व विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उसके बाद मेला के पंडाल में प्रदीप नारायण शुक्ला के वेद मंत्रों पर अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने साथ हवन में आहुति दी। 31,000 दीपों के साथ के गंगा आरती की गई। हवन पूजन के बाद गंगा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें काशी से आए सुबह बनारस के संरक्षक डॉक्टर रत्नेश वर्मा के द्वारा आचार्य लक्ष्मी नारायण मिश्रा के साथ बटुक अमित पांडे, विकास शुक्ला, सत्यम मिश्रा, सुबह मिश्रा व आकाश पांडे ने पूजन व आरती विधिवत संपन्न कराई। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ महर्षि श्री 1008 स्वामी देवनारायणचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी ज्ञानादि तीर्थ ने भी गंगा आरती की। वहीं घाट पर 31,000 दीपों से मां गंगा आरती अपराकाशी लिखा गया, जिसमें पूरा गंगा घाट जगमगा गया। रामनगरिया मेला का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर पहले तो हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये 1966 से शुरू हुआ है। इसमें करीब 20 जनपद आसपास के वहाँ के लोग श्रद्धालु के रूप में आते हैं और ये हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। करीब करीब हम समझते हैं कि 1 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं इसमें और ये 1 माह तक चलेगा। सर कुछ साधु संतों ने विरोध किया है, बहिष्कार किया, उन्होंने अलग फीता काटा है। नहीं सुनता। पहली बार इसमें भाग नहीं लिया है। ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। मेरी सिटी मजिस्ट्रेट जो इसकी मेला प्रभारी हैं उनसे बात हुई है। कुछ लोग ऐसे जो जिनकी कुछ ऐसी भावनाएं थी, ऐसी बातें थी, उनसे बैठ करके बातचीत कर ली गई है। मेला राम नगर 3 समितियां हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी महोदय जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या हाईलाइट रहेंगे बढ़ के लगा सर, जैसे उन्होंने 3 समिति बनाई गई है। रुक जाओ, मेला राम नगर 3 समिति बनी है। इस बार अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, अभी 1-2 दिन में आपको बताएंगे। मेला राम नगर 3 को लेकर के बड़ा हाईकोर्ट भी सख्त है, अपने यहाँ क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए हमारे यहाँ पर्यावरण अधिकारी और साथ में जो ईओ फर्रुखाबाद हैं, नगर पालिका के जो ईओ हैं, उनके स्तर पे इसमें जहाँ पानी गिरता था उसे टैप करके इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है और उसको प्योरीफाई। सर मेला राम नगर 3 समिति बनी है। नहीं, अभी फिलहाल जो सदवाड़े के कारखाने उनको लेकर के क्या कदम उठाया गया? उनमें अभी चल रहा है, काफी तो रोक दिया गया है जब से ये शुरू हुआ है। पहला स्नान तो शुरू होने वाला था, रोका गया है। अभी मुझे जो जानकारी है कि अभी सच अभी नहीं गया।
व्हाट्सएप पर लश्कर ए खालसा नाम के संगठन द्वारा भेजे गए धमकी भरे मैसेज। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने एसपी रामपुर से की मामले की शिकायत। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने मुताबिक सीओ सिटी और एसओजी की संयुक्त टीमें मामले की जांच कर रही है। रामपुर के भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को उनके व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी भरे मैसेज किए गए हैं, जिसमें मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है, जो खुद को लश्कर ए खालसा संगठन का बता रहा। इस मैसेज में सांसद घनश्याम सिंह लोधी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के नेताओं को भी निशाने पर लेने की बात कही है। इस संबंध में रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की है और जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस मामले में रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है। सीओ सिटी और एसओजी की हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं और मजबूत कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत करी है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो मैसेज आया है उसकी छानबीन चल रही है। आने वाले समय में पता चलेगा किसके पीछे कौन है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था और व्हाट्सएप कॉल से धमकी आती रही, लेकिन मैंने नहीं उठाई। और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो पता चला वो मैसेज भी उस पर है और वो उस पर लिखा है, पंजाबी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। तो जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा है कि हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें हम बम से उड़ा देंगे, और जो भाजपा के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो भी हमारे निशाने पे हैं और आरएसएस के नेता हैं वो भी हमारे निशाने पे हैं। लेकिन इसकी शिकायत मैंने आज कप्तान साहब से की है, क्योंकि जो लश्कर खालसा नाम से जो संगठन है और कोई संदीप खालिस्तानी उसका नाम है जिसने ये मैसेज भेजा है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने कप्तान साहब को आज दी हैं और जांच उसमें हो रही है। जो जांच का विषय, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस कड़ी कार्रवाई की। क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको? अब क्या राजनीतिक षड्यंत्र तो है, हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, मुझे इससे तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन ये मैसेज में जो आया है और जो धमकी भरे जो मैसेज आए हैं तो पहली बार आए, मुझे पहले कभी नहीं आए और ना मुझे कोई इस तरीके में बात रखता हूँ, ना मेरी कोई रंजिश है किसी से, और ये जांच का विषय है। अच्छा, जो कॉल आ रही थी सांसद साहब, तो क्या कॉल पे भी बात हुई थी आपकी? नहीं, कॉल पे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल मैं उठाता नहीं हूँ और व्हाट्सअप कॉल आती रही। मैंने जब रात को जब खोला तो उस पर व्हाट्सअप कॉल पे एक फिर साथ मैसेज भी था। मैसेज मैंने पढ़ा तो वो कप्तान साहब को मैसेज किया है और शिकायत भी की है। मैं इसकी जांच कराई जाए कि कौन इसमें दोषी है, कौन ये मैसेज भेज रहा है, कौन कॉल कर रहा है मुझे। पंजाबी और हिंदी में जो इंग्लिश में मैसेज दोनों सेम है क्या? सेम है। तो क्या मैं दे दूंगा, मैसेज है मेरे पास, आपको दे दूंगा। परिवार को भी धमकी दी है, क्या खौफजदा है आप? हाँ, नहीं, हम कोई खौफजदा नहीं है, हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। उसमें ये भी लिखा है कि भाजपा छोड़ दीजिए आप, और नहीं तो हम आपके परिवार को बम से उड़ा देंगे। लेकिन सुरक्षा बढ़ाई गई आपकी? नहीं, सुरक्षा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास जो सुरक्षा है वो पर्याप्त है, और मेरे ख्याल से 2 साइडों में मेरे पास और 1-2 होमगार्ड हैं, लेकिन वो सुरक्षा मेरे लिए काफ़ी है। मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। क्या लगता है आपको, कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे? नहीं, षड्यंत्र हो सकता है, माहौल ख़राब करने की किसी की साजिश हो सकती है, और लश्कर खालसा जो संगठन है उसकी भी साजिश हो सकती है, क्योंकि हमारे नेताओं को जो निशाने पर ले रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है। लश्कर खालसा संगठन कहाँ का है ये? अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ का है, लेकिन जिस नाम से मैसेज आया है ना, उसने अपना नाम खोला है लश्कर खालसा, और संदीप खालिस्तानी उसमें नाम खोला है उन्होंने। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित हेल्थ एटीएम का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि दूर दराज के ग्रामीणों क्षेत्रों में गुणवत्ता पारक चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी सीएचसी पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएं, ताकि विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांचों के लिए जनता निजी अस्पतालों पर निर्भर न रहे। सीमेंट फैक्ट्री द्वारा यहां हेल्थ एटीएम स्थापित कराया गया है। नजरिए से हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं सभी जगहों पर। आज ये हेल्थ एटीएम यहाँ पर हमारी सीमेंट फैक्ट्री है जेके सीमेंट के नाम से, तो उनके सौजन्य से यहाँ पर एक हेल्थ एटीएम लगाया गया है। और आज इन्होंने कहा है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए एक अस्पताल में अभी एक हेल्थ एटीएम और देंगे। तो अच्छी बात है कि
उनके द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें कार्य किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में भी इनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो मैं लोगों का आह्वान करता हूं और अपने डॉक्टर्स का भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आएँ तो यहीं पर उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। एक अच्छी बात है, दूरस्थ हमारी CHC है छर्रा, यहाँ पर अभी नवजात शिशुओं को मैंने देखा और नई माताओं से हमने बात की है। डिलीवरी के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और यहाँ के डॉक्टर्स भी कॉम्पिटेंट हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो करीब 7-8 डिलीवरीज अभी हुई हैं इनको कल रात में। तो अच्छी बात है कि एक्टिव केंद्र है हमारा, तो इसको और किसी भी संसाधन की ज़रूरत होगी तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। द्वारा जो है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा में जो है हेल्थ ATM का शुभारंभ किया गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से हेल्थ ATM भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें आने जाने वाले रोगियों को यथासमय यथोचित उपचार, यथोचित जांच का लाभ मिल सके। और हमारे JK सीमेंट के सहयोग से इस हेल्थ ATM मशीन को यहाँ पर दिया गया है। मैं JK सीमेंट की पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जिलाधिकारी महोदय का भी, उन्होंने आज इसका समर्पण किया है। जैसे सर, ये कौन कौन से रोगों की जांच होती है? इसमें 60 प्रकार की जांचें हैं। विशेषतः वही हैं जो आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है या आकस्मिक की स्थिति में। अच्छी बात यह है कि ये इसमें जो भी जांचें होंगी उसको आप किसी दूसरे संस्थान में भेज के वहाँ से आप प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जांच यहीं तक सीमित रहेंगी। आपकी जांचों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूसरे केंद्रों पर भेजकर आप उसके बारे में अंतिम निर्णय आसानी से ले सकते हैं। जो पहले मरीज को यहाँ से दौड़ना पड़ता था, पूरा बैग लेके जाना पड़ता था, ऐसा नहीं है। और जल्दी ही इनको आभा ID से जोड़ दिया जाएगा, तो आपके मोबाइल पे भी ये सारी सूचनाएं अंकित रहेंगी। एक अच्छा प्रयास है और मैं छर्रा की जनता से भी अपील करूँगा कि वो सहयोग दें ताकि हम अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे सकें। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि जनपद सीतापुर में पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई के चलते पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार अपराधियों से अर्जित की गई संपत्ति जब्तीकरण अभियान के तहत थाना कमलापुर पुलिस द्वारा दिनांक 6/1/2023 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर अपराधिक के द्वारा अर्जित संपत्ति पक्का मकान के साथ जमीन, एक मारुति सुजुकी कार, होंडा मोटरसाइकिल 1986 के तहत कार्रवाई कर कुल संपत्ति की लगभग कीमत 1,50,16,682 मात्र आंकी गई है। अभियुक्त एक जितेंद्र कुमार मिश्रा निवासी ग्राम कुर्शट, थाना माधोगंज, जनपद हरदोई संगठित गिरोह बनाकर गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। जितेंद्र उपरोक्त आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है। साथ ही अभियुक्त रामू भार्गव निवासी भगवानपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर, अभियुक्त राजेश कुमार वाजपेयी निवासी पंडितपुरवा, बहादुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई इसके सक्रिय सदस्य हैं, जिनके द्वारा अवैध जुआ खेलने का कारोबार किया जाता है। इस संबंध में सिधौली सीतापुर पंजीकृत अभियुक्त गण के पास आय का कोई ज्ञात व विश्वसनीय स्रोत नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इनकी मूल्यांकन संपत्ति खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपभोग उनके परिवारजन द्वारा किया जा रहा है। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त गण उपरोक्त द्वारा अपराध से अभियुक्त रामू भार्गव पुत्र बाबूराम ने जानकारी दी। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कमलापुर पुलिस के द्वारा 6 जनवरी 2023 को अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। थाना सिधौली पे मुकदमा अपराध संख्या 1/2022 पंजीकृत किया गया था, जो कि गैंगस्टर एक्ट का था। इसमें जो अपराधी थे वो जुआ खेलने व खिलवाने के दोषी थे। इसमें जो अपराधी चिन्हित किए गए उनमें 3 व्यक्ति हैं, जो कि पहला व्यक्ति है जितेंद्र मिश्रा, जो कि थाना माधवगंज, जनपद हरदोई का रहने वाला है। इसकी कुल संपत्ति 20,72,000 की। दूसरा अभियुक्त रामू भार्गव, जो कि कोतवाली देहात सीतापुर का रहने वाला है। इसकी जमीन व कार, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1,28,00,000 रुपए है। व तीसरा अभियुक्त राजेश वाजपेयी, जो कि थाना कोतवाली देहात हरदोई के हैं। इनकी एक मोटरसाइकिल, जिसकी अनुमानित लागत 55,000 रुपए है। ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा
अपराध से अर्जित कुल संपत्ति तकरीबन 1,50,16,00,000 की संपत्ति का जब्तीकरण व कुर्की कार्रवाई की गई है। विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा धारा 14(1) के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी सीतापुर महोदय के द्वारा जब्तीकरण व कुर्की का आदेश पारित किया गया। दिनांक 6 जनवरी को पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में यह संपूर्ण कार्रवाई जब्तीकरण की गई। भविष्य में भी इसी प्रकार से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अपराधी संगठित अपराध कर रहे हैं उनका चिन्हांकन किया जाएगा व उनके द्वारा अर्जित अवैध रूप से कृत जो कार्य किए गए उसके द्वारा अर्जित जो अवैध संपत्ति है उसके जब्तीकरण व कुर्की कार्रवाई की जाएगी। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge
through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।